अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो एक बज़ाहिरन क्लैश दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। चूंकि ये दोनों पार्टीज इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं और मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, लेकिन इस वक्त इनके दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैश जो है वो दिखाई दे रहा है। नदीम अफजल चंद साहब वो ये फरमा रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो ये कह रहे हैं कि पार्टी मीटिंग में उन्होंने मशवरा दिया है कि मुस्लिम लीग नून के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद पंजाब में ज्यादा फायदेमंद होगा। इस वक्त पीपल्स पार्टी काफी थ्रॉटल पे दिखाई दे रही है। जिस तरह की बिलावल भुट्टो साहब ने काफी सख्त रिमार्क दिए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हमें अपनी टीम से हिसाब लेना चाहिए है। जो बजट में लिखा गया है दिया जाएगा, वो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, वो दिया भी जाना चाहिए। जो लिखा गया है, जो कहा गया है, वो अमलन भी होना चाहिए है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट की हिमायत में वोट नहीं दिया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की एक और अहम स्टेटमेंट भी है, वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, इत्तेहादी हिम्मत पकड़े और तैयारी करे। क्लियर कट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इंतखाबात के लिए तैयार दिखाई दे रही है। इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब के भी रिमार्क सामने हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर जलसों में इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे पर तनकीद होती रही तो इससे बेयकीनी और ज्यादा मजीद पैदा होगी। तो अब ये क्या टू पार्टी सिस्टम आगे हमें फ्यूचर में दिखाई देने लगा है, क्योंकि अब वक्त आगे आ रहा है इंतखाबात का। तो क्या ये दोनों पार्टीज अपना अपना अलग इलेक्शन लड़ेंगी, अपने आप को डिफरेंट पार्टी पोर्ट्रे करेंगी, या ये इत्तेहादी जमात के तौर पर भी फ्रंट फुट पर हैं जो अगले आम इंतखाबात के अंदर लड़ेंगी? इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं जो यूनान हादसा पेश आया है। कल भी हमने प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर बात की है। हर गुजरते दिन के साथ साथ चूंकि दुनिया भर के सहाफ़ती इदारे इसके ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मीडिया नुमाइंदे इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नया इंकिशाफ सामने आ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसे इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि ये जो कश्ती थी उसमें पाकिस्तानियों को कश्ती के उस हिस्से में बिठाया गया है जहां पर जो एक खतरनाक हिस्सा जो है वो कंसिडर किया जाता है, एक ऐसे एरिया में बिठाया गया है जिसके हवाले से कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कश्ती का वो हिस्सा है जहां पर अब वहां जो लोग मौजूद थे उनका बचना तकरीबन नामुमकिन है। अब तक जो है वो 183 अफराद को निकाला जा चुका है, जिसमें 104 जो है वो जिंदा है। 97 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी हैं। लाशों का सिलसिला जो है वो 23 से इजाफा होता जा रहा है। उसके अंदर तकरीबन 400 पाकिस्तानी जो है वो कहा जा रहा है इसके अंदर थे, और बाकी कुछ मिस्री और कुछ शामी लोग भी इस कश्ती के अंदर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है यूनान के करीब जो कश्ती उलटने का वाक़या पेश आया है उसके हवाले से ये भी कहा है कि इंक्वायरी की जानी चाहिए, और ये मसला हुआ कैसे, किस तरह से हुआ, इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जारी की जाए। और इसके साथ साथ आज आज़ाद कश्मीर में यौम सौग भी मनाने का जो है वो फैसला किया गया है। इस पर भी हम प्रोग्राम के अंदर जो है वो बात कर रहे होंगे कि हादसा पेश कैसे है और इस पर आगे किस तरह से जो है वो मजीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है सीनियर साहब इधर अनवर रजा साहब, और मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करें तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज धामरा साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर सबसे पहले तो मैं ये बताइए, इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन इस वक्त एक क्लियर गैप नज़र आ रहा है। आप समझ रहे हैं ये गैप सिर्फ आगे आने वाले इंतखाबात की वजह से नजर आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक या वजह कुछ और है? धामरा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपका सवाल मुझसे? जी सर, आपसे पूछ रही हूँ। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें जी, आपने जो हवाला दिया है इत्तेहादी हुक्मरानों का, तो सबसे पहले मैं ये वाज़ह करता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का बाज़ाब्ता हिस्सा तो नहीं है, मगर हुकूमत के हम इत्तेहादी जरूर हैं। और लास्ट ईयर जो एक मेगा नेचुरल डिजास्टर आया था उसमें पीपल्स पार्टी हो, प्राइम मिनिस्टर साहब हो, सब ने पूरी टीम वर्क के साथ एक काम किया और कौम के साथ कुछ कमिटमेंट्स की थी। और इस बजट के हवाले से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सवात के जलसे में भी ये बात की है,
और उससे पहले भी आपको याद होगा कि एक सीनियर हमारे लीडरान पर मुश्तमिल एक वफद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात कर चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो टाइमली होने चाहिए और जो एक प्रोसेस है उसको रुकना नहीं चाहिए। हमने अर्ली इलेक्शन की भी मुखालफत की है, मगर हमने डिले इलेक्शन में अगर डिले होती है तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अपना मौक़िफ़ जो है वो दे दिया है। तो ज़ाहिर हमने अपने खदशात का इजहार किया है और जेन्युइन अवामी इशूज़ पर हमने अपने खदशात का इजहार किया है और चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी अपनी ये बात की है कि वफाकी बजट में सिंध के जो प्रोजेक्ट, जो मेगा प्रोजेक्ट आने चाहिए, वो रिस्पांस सही तरीके से नहीं मिला है। तो उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा है। तो हमारी ये हुकूमत में शामिल होने की तमाम जो तरजीहात थी वो अवाम के लिए थी और जो कमिटमेंट थी हम उसे पूरा करने के ख्वाहिशमंद हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो कमिटमेंट जो अवाम के मुफाद और सूबे के मुफाद के लिए है वो पूरी की जाए। तो इसके लिए पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, उसने अपना एक नुक्ता बयान किया है और जैसा कि मैंने कहा कि हम बाज़ाब्ता तौर पर पीडीएम का हिस्सा नहीं बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी जरूर है। तो इसमें अगर इलेक्शन डिले होगी तो अर्ली पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ कौम के सामने ये वाज़ेह कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आरिफ साहब ये भी बताइएगा, चूंकि अब आप हुकूमत का हिस्सा तो हैं और जब हुकूमत में आए थे तो एक डिफरेंट एनर्जी नजर आती, डिफरेंट वाइब नजर आती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन अब वो चीजें सेपरेट होती दिखाई दे रही हैं। तो क्या वजह सिर्फ आम इंतखाबात हैं या इसके पीछे कुछ और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ मतलब बजट के अलावा भी कोई मामला देख रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है और हमने डे फर्स्ट से ये बात क्लियर कही थी कि हर पार्टी का अपना नजरिया है, मैनिफेस्टो है, अपना एक इंतखाबी निशान है, तो उसके तहत हर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और ये हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन ही इत्तेहाद नहीं था, कम से कम ये बात वाज़ेह है। तो आने वाली इलेक्शन पीपल्स पार्टी जो है वो अपने प्लेटफार्म से लड़ेगी और आगे चल के टॉप लीडरशिप ये डिसाइड करेगी कि कहीं कहीं अगर जरूरत पड़ी किसी पार्टी के साथ बात करने की तो अलग बात है। अदरवाइज आज तक का ये हमारा फैसला है कि हम अपने इंतखाबी निशान से और अपने प्लेटफार्म से इंतखाब लड़ेंगे। ठीक हो गया। और इसके साथ यही बताइएगा, अब चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे आप बता रहे हैं कि आगे अपने अलग प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ने जा रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट सामने आ रही नदीम अफजल चंद साहब की वो ये कह रहे हैं कि अगर पंजाब में हमने इंतखाबात लड़ने तो नून लीग के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी प्रेफरेंस होगी। तो जिस पार्टी को गिराने के लिए तमाम जमातें एक साथ एक पेज पर थी, अब उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन की जा रही है। देखिए, पहली बात तो पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है, उनकी हर सूबे के अंदर जो हमारी क़यादत है उनकी अपने डायनामिक्स हैं और हमारे उसमें कोई शक नहीं कि पंजाब का ऐसा मैदान है जहां पर मुस्लिम लीग के साथ पीपल्स पार्टी के हमारे कारकुनों का एक इख्तलाफ रहा है, क्लैश रहा है काफी जगहों पे। और रिसेंटली आपने देखा कि कश्मीर के अंदर भी हमने इलेक्शन अलग अलग प्लेटफार्म से लड़े और ज्यादा जो इलेक्शन थी वो हम दोनों पार्टियों के दरमियान थी, PMLN और पीपल्स पार्टी में। तो पंजाब के अंदर जो हमारे कायदीन हैं, जो हमारे कारकुनान हैं, उनका बहरहाल ये प्रेशर तो जरूर है कि पीपल्स पार्टी जो है वो या अपने प्लेटफार्म से लड़। बाकी जहां तक उन्होंने PTI के साथ इत्तेहाद की बात की है नदीम अफजल चंद साहब ने, तो ये अब तक जो है वो पार्टी का कोई बाज़ाब्ता फैसला तो नहीं है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है और जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब के अंदर ज्यादातर हमारे कारकुनान या पार्टी लीडरशिप की ये ख्वाहिश रही है कि उनका ज्यादातर इलेक्शन का जो मौका रहा है वो PMLN के साथ रहा है। तो डेफिनेटली ग्रास रूट के कारकुनान बाजों का कभी कभी नाराज भी होते हैं इस इत्तेहाद के हवाले से, मगर मुल्की जो हालात और सूरत हाल थी उसके ब्याह पर पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो एक प्लेटफार्म पे जरूर है, मगर इलेक्शन जो है वो अलग डायनामिक्स का नाम है। तो उसके लिए नदीम अफजल चंद साहब ने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार जरूर किया होगा और जाहिर है वो सूबे में रहते हैं जहां पर इन दोनों पार्टियों में अक्सर इलेक्शन होती रहे। ठीक है अनुराग साहब, इस पे व्हाट्स योर टेक? आप समझते हैं कि जिस तरीके से इन जमातों का एक इत्तेहाद था और अब उसके बाद जल्द से जुलूसों में एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है, तो पहले भी हम ये बात करते थे कि बेयकीनी की सूरत हाल है, तो उसके बाद अब दोबारा आपको वो सूरत हाल बंदी दिखाई नहीं दे रही? मारिया, पहली बात तो ये है कि दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो अलग अलग नज़रियात की जमातें हैं। ये इत्तेहाद इसलिए था कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन से जान छुड़ानी थी,
ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, जिसकी वजह से आपको पता है तहरीके अदम एतमाद आई, हुकूमत ख़त्म हुई, नहीं है एक इत्तेहाद बना, PDM का इत्तेहाद से पहले ही पीपल्स पार्टी निकल चुकी थी। लेकिन ये जो एक दूसरे पर तनकीद की जा रही है, मेरे नज़दीक इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क किया हुआ है इलेक्शंस के हवाले से, और उन्होंने बड़ी तैयारी की है पंजाब में भी और बाकी जगहों पे भी। अब जब ये और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने उस तरह तैयारी नहीं की, क्योंकि नवाज शरीफ जो थे वो मुल्क से बाहर है, शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटिवली और प्राइम मिनिस्टरशिप के तौर पर अपना काम कर रहे थे, और उनके जो बाकी पार्टी के लोग थे वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। मेरी मुराद मरियम नवाज साहिबा से है, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जैसे शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी। लेकिन इस पूरे साल के दौरान जब हुकूमत थी और इत्तेहाद था, पीपल्स पार्टी ने गेन किया, और जो लूज़ किया वो मुस्लिम लीग नून ने किया। अब पीपल्स पार्टी जो आम इंतखाबात बर वक्त करवाने की बात कर रही है, वो इस वजह से कर रही है कि उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। अब ये बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भा नहीं रही, उन्होंने पता है कि अगर अब इंतखाबात होते हैं तो मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी वो नताइज जो उन्होंने जिसकी तैयारी की है वो हासिल कर ले। इसलिए अब वो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं कि हमें इत्तेहाद में ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मेरे नज़दीक पसे पर्दा ये बात हो सकती है यकीनन, क्योंकि इस पर तैयारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो नदीम अफजल चंद साहब ने बात की पंजाब में, वो एक तो पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसको समझते हैं, और उन्होंने ये अपनी जो क़यादत है उसको एक उन्होंने एडवाइज़ किया है, उन्होंने तजवीज़ दी है कि अगर हमें सियासी फ़ायदा हासिल करना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो PTI को छोड़ चुके हैं उनके साथ उन्हें इत्तेहाद करना चाहिए, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए, ताकि आप देखें वो इलेक्टेबल्स होंगे तो पंजाब में आप सीटें हासिल कर सकेंगे। और मुस्लिम लीग नून को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें सियासी हरीफ है, तो आपने आम इंतखाबात में उनसे ज़्यादा सीटें हासिल करनी है, देन आप अगले 5 साल के लिए हुकूमत बना सकते हैं। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस साल की नहीं फिक्र कर रहे थे, ना इस हुकूमत की उन्हें परवाह थी, वो तो अपने आम इंतखाबात जो अगले 5 साल के लिए हैं उनकी उन्होंने तैयारी की है, उन पर उन्होंने काम किया है, उन पर उसके जो नताइज हैं वो बेहतर देख रहे हैं। इसीलिए पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात चाहती है। उसके मुकाबले में जो उनके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग नून, वो इलेक्शंस नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि उनकी तैयारी नहीं है। नवाज शरीफ साहब अभी बाहर है, मरियम नवाज साहिबा उस तरह जलसे जुलूसों में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही जो देना चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए, सागदार साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अवाम का जो गुस्सा गमो गुस्सा है वो इस पूरी इत्तेहादी हुकूमत में से मुस्लिम लीग नून पर ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी ने तैयारी की है, ये वजह हो सकती है ये जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। और उन बयान देखें, इनका कुल वक्ती इत्तेहाद नहीं था, ये जुज़वी इत्तेहाद था सिर्फ 1 साल के लिए, जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते। इनका एक टारगेट था जो उन्होंने अचीव किया कि हमने PTI की हुकूमत को ख़त्म करना है और एक न्याय इत्तेहाद के तौर पर हमने हुकूमत बनानी है। वो उसमें कामयाबी हासिल हुई, वो इत्तेफाक रहा, उस इत्तेफाक में पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया, सब इकट्ठे रहे। लेकिन अब सियासत अपनी अपनी है, अब अपना अपना जोर लगाना है आइंदा 5 साल की हुकूमत के लिए। इस वजह से ये एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात है वो अब सामने आ रहे हैं। ये वो बेचैनी और सूट कर नहीं करते, ये वो इस्तराब और वो बेचैनी है जो मुस्लिम लीग नून में पाई जाती है। जो बयान देते हैं फिर उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी ज़ाहिर है बयान देना है, उन्होंने भी आम इंतखाबात में जाना है। देखें ना, जब आप आम इंतखाबात में जाएंगे मुस्लिम लीग नून क्या बताएगी कि हमने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। देखिए सिंध की सूरत अगर आप देखें, वहाँ पर सैलाब था और वहाँ पर सैलाब से मुतासिर अब भी वनरेबल कंडीशंस में हैं। ये मुतालबा तो पीपल्स पार्टी का जायज़ है कि वो फंड्स जिसका आपने बजट में वादा किया था वो पूरे किए जाएँ। एक ये भी बड़ा एक सियासी एज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि सैलाब के दौरान उन्होंने अपने लोगों की मदद करी और वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह उन्हें शायद करना चाहिए था। ये एज उन्हें हासिल है। लेकिन इसके मुकाबले में नून लीग जो है पोलिटिकली कमज़ोर हुई है और आम इंतखाबात में भी शायद वो उस तरह के नताइज हासिल ना कर सके जिस तरह की उन्हें ख्वाहिश है। चूँकि देखिए ना, जमाते वो JUI फे मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी अपनी फील्डिंग सेट की हुई थी और उस पर उन्होंने सही खेला है। इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो परेशान है और इस्तराब का शिकार है, और ये दोनों तरफ से जो बयानबाजी है ये उसी का नतीजा है। लेकिन आप नहीं समझते आजिज धामरा साहब के, अगर चूँकि अब इत्तेहादी तो हैं ही आप हुकूमत के अंदर, तो अगर प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी चीज़ें अगर उठ रही हैं पार्टी के अंदर, या ये जज किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब हमने अलग होकर अपनी लीड पकड़नी है और अपनी पार्टी को आगे इलेक्शन में जिताना है, अब वो सियासी हरीफ का थ्रू पार्टी सिस्टम क्लियर कट होकर सामने आ रहा है, तो ये तमाम मामलात काबीना के अंदर बैठ के प्रॉपर तरीके से एड्रेस हो सकते हैं। खासकर जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं बजट के ऊपर जो बात कर रहे हैं कि सलाह मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट की हिमायत में वोट नहीं देंगे, तो अगर इस तरह के मामलात हैं तो वो जलसे जुलूस में एड्रेस करने से बेहतर नहीं है कि वो फिर हम काबीना के अंदर बैठ के डिस्कस करें?
देखिए, पहली बात यह है कि जिन इश्यूज की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है वो एक जेन्युइन और अवामी इश्यूज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इससे पहले, अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने काबीना में या अपनी जो हुकूमती अप्रोच है वो यूज नहीं की होगी। जाहिर है जब पब्लिकली बात करते हैं तो एक मजबूरी के तहत कोई पॉलिटिकल लीडर करता है। और उससे पहले भी मैंने कहा कि एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल चुके हैं। एक तो हमारे प्रोजेक्ट हैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी खदशात का इजहार किया है सिंध के चीफ मिनिस्टर ने। उसके बाद हमने इलेक्शन टाइमली कराने की बात ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास एक डेलीगेशन में की हुई है। देन फिर बजट का इंतजार था। बजट में जब जारी हमारे वो मुतासरीन जिनकी तादाद लाखों में है, जो आज भी उन इलाकों में कंफर्टेबल लाइफ नहीं गुजार रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, जारी है उसको अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने हर प्लेटफार्म पे ये बात करनी है। इलेक्शन नजदीक है, मैंने कहा कि हमारा इलेक्शनी इतिहाद नहीं था, ये हुकूमती इतिहाद था। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इतिहाद में शामिल है हुकूमती, उनको अपने अपने प्लेटफार्म से और अपने इलेक्शनी मंशूर और निशान पे इलेक्शन लड़ना है। ठीक है। और सर जाते हुए ये बता दीजिएगा, जमात इस्लामी का जो कराची में मेयर के इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से अदालत का ऐलान कर रही है और आगे अदालती कार्रवाई में जो है उसको प्रोसीड करेंगे और एहतजाज का सिलसिला भी जारी है जमात इस्लामी के कारकुनान की तरफ से। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, कैसे हैंडल करना है? तनकीद की जा रही है, जमात इस्लामी नताइज मानने को तैयार नहीं है। देखें, ये अलमिया है पाकिस्तान में कि जो शिकस्त खाता है वो नताइज तस्लीम नहीं करता। जमात इस्लामी के किसी भी एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को जबरदस्ती ना गिरफ्तार किया गया, ना वोट देने से रोका गया। और उस दिन की जो तमाम एक एक्सरसाइज थी वो पीसफुली चली और तमाम जो वोट इनको पढ़ने थे, जो शरीक हुए, जो इनको वोट पढ़ने थे, उनमें कोई मुदाखलत नहीं की गई, वो वोट पढ़े। जो मिसिंग चेयरमैन की बात जमात इस्लामी कर रही है, तो उनके लिए सिर्फ जमात इस्लामी पॉलिटिकल एक इल्जाम लगा रही है। उनके वर्सा कहाँ है, उन्होंने कौन से थाने पे उनके गुमशुदगी की कोई दरख्वास्त दी है, अदालत में गए कि नहीं गए, उनके हल्के के अवाम कितनी तादाद में बाहर निकले। अब मिसाल के तौर पर एक यूनियन कमेटी में 4 वार्ड होते हैं। अगर 50 लोग अपने एक वार्ड से अपने चेयरमैन के मिसिंग पर्सन के खिलाफ निकलते तो 6000 लोगों की तादाद बनती है 30 यूनियन कमेटी के चेयरमैन के। तो 6000 में से 600 लोग तो उस दिन प्रेस क्लब पे एहतजाज करते हुए नजर आते, मीडिया को नजर आते, सोशल मीडिया पे नजर आते। तो वर्सा नहीं है, हल्के के अवाम नहीं है, उनके खिलाफ किसी थाने में दरखास्त नहीं है, कोई पिटीशन दाखिल नहीं की हुई है। बाकी जो शिकस्त खा रहा है वो इल्जाम लगा रहा है। तो ये पाकिस्तान का अलमिया अपनी जगह पे मौजूद है कि जो हारता है वो मानता नहीं। मारिया, ये बात भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हजम नहीं हो रही कि कराची में जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी का बन गया है। ये जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट होती है और जो अरेंजमेंट होता है ना, ये उसका नतीजा है। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हुआ कि आप इंतखाबात में अपना मेयर बनाने के लिए आपने सब कुछ करना, ये पहले से होता चला आ रहा है। लेकिन चूंकि जब आम इंतखाबात होंगे तो कराची में मेयर जब पीपल्स पार्टी का होगा तो फिर आप खुद समझ सकती हैं कि वहाँ पर आपको आम इंतखाबात में सियासी फ़ायदा होगा। तो ये बात भी मुस्लिम लीग नून को पता है, सपोर्ट मिलेगी, हिमायत हासिल होगी। जहाँ तक जमात इस्लामी की बात, वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करें या कराची में करें, लेकिन ये मामला तो अब मेयर बनना था वो तो बन चुका। अब वो इस पर एहतजाज करते रहे या एहतजाज के चक्कर में देखिए ना आम इंतखाबात आ जाएंगे, फिर आपको उसकी भी तैयारी करनी है। यही वो सियासी अप्रोच और अरेंजमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं आइंदा आम इंतखाबात के लिए, जो मुस्लिम लीग नून हजम नहीं कर पा रही। बहरहाल नून लीग इस पर कह रही है कि कराची का जो मेयर का इंतखाब होता है वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए इसमें प्रॉपर और फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए हैं। तब आम इंतखाबात में किस तरीके से नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक माहौल बनाती हुई एक बहुत बड़ा सवाल है। आजिज धामरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर आजिज धामरा साहब। ब्रेक का टाइम है, बाद हम डिस्कस करेंगे यूनान में जो हादसा पेश आया उसमें हर गुजरते दिन के साथ जो एक नया इंकशाफ हो रहा है, न्यू क्या अपडेट है, इसके ऊपर ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात करेंगे यूनान के अंदर जो यूनान के करीब जो कश्ती का हादसा पेश आया है उसके हवाले से। हर थोड़े गुजरते टाइम के बाद एक नया इंकशाफ जो है इसके ऊपर सामने आ रहा है। इसमें मैक्सिमम जिन लोगों की तादाद जो पाकिस्तानी थे जिनकी
जिनको ये हादसा पेश आया उसमें मैक्सिमम लोगों का ताल्लुक कश्मीर से है। तो इस पर हमने दावत दी है SSP को और उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं उनके पास। SSP कोटली आज़ाद कश्मीर रियाज मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर सबसे पहले तो मुझे इस वक्त की करंट सिचुएशन बताइएगा कि अभी कितनी डेड बॉडीज रिसीव हो चुकी हैं, क्या इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस किस तरह चल रहा है और तमाम चीज़ें क्या स्ट्रीमलाइंड हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इस वक्त। अच्छा, इस तरह है कि एक तो यह है कि मैं आपको गुजारिश करूं कि अभी तक कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई। ठीक है, इसलिए कि डेड बॉडियों का DNA होना बाकी है और DNA के बगैर डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये आपके नोटिस में बात होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक ऐसा सोगवार माहौल है अभी यहाँ पे, जहाँ पे खानदान पूरे तबाह हो गए और नौजवान नस्ल एक पूरी तबाह हो गई। 24 जवानों की शहादत जो है ना, वो कोई मामूली चीज नहीं होती, ये एक बड़ा अलमिया है बेशक। और यहाँ सारे लोग मिन जुमला ये आजाद कश्मीर और कोटली और खास करके खुरट्टे के जो लोग हैं वो सोगवार की कैफियत में। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूं कि जब हमें इस बात का पता चला कि इस तरह का कोई वाक़ा हुआ है, तो जब हमें चीजें मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई, तो उसके बाद हमने डीपली इन चीजों को देखना शुरू किया कि ये लोग ये कैसे जाते हैं, क्या तरीकाकार है इनका। फिर हमने, चूंकि इनके कोई ऑफिसेज नहीं है, ये बेसिकली जो 3 बड़े फिगर हैं, एक साजिद है जो गुजरात में गिरफ्तार हो गया, जो कराची से गिरफ्तार हुआ है, FIA वालों ने की है, ठीक है। एक जुल्करनैन है जो खुरट्टे का कोटली का रहने वाला है। एक मीरपुर का है मतलब मिर्जा खालिद, ठीक है, वो मीरपुर न्यू सिटी का रहने वाला है। ठीक है। ये बेसिकली 3 मैन फिगर हैं जो लीबिया में रह रहे हैं। लीबिया से होके ये लोगों के साथ कांटेक्ट में है और लोगों को लेके जा रहे हैं। और इस प्रोसेस में ये जो बाकी लोग जो हमने गिरफ्तार किए यहाँ पे, या 10 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, ये बेसिकली एजेंट्स हैं, सब एजेंट टाइप लोग हैं जो मतलब उनके आगे करिंदे काम कर रहे हैं। तो ये लोगों से मतलब बार्गेनिंग करते हैं, लोगों से डील करते हैं। एक तो आपको प्रोसेस समझा दूं कि यहाँ से कोई इलीगल प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, यहाँ से ये दुबई जाते हैं, लीगल जाते हैं, ठीक है। दुबई से मिस्र जाते हैं, वो भी लीगल फॉर्मेट है, ठीक है। मिस्र से लीबिया जाते हैं, लीबिया भी लीगल फॉर्मेट है, ठीक है। आगे लीबिया से जो दायरा रोम के रास्ते और फिर जो समुद्री रास्ते इख्तियार करते हैं, जो डंकी पे लेके जाते हैं इन लोगों को, वो बेसिकली इलीगल आगे से शुरू हो जाता है जाके। तो मतलब वहां पे इटली में भी लेके जाते हैं, यूनान में भी लोगों को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से जो लोग जाते हैं वो यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से भी आगे मिस्र जाते हैं, मिस्र से आगे वो लीगली है, उसके बाद आगे जाके इलीगली जो है वो ऑपरेट किया जाता है। मारिया, लेकिन रियाज साहब बात ये है कि देखिए ना, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट को पता है ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, FIA सब कुछ जानती है। देखिए ये कोई पहली मर्तबा ये वाकया पेश नहीं आया, इससे पहले बहुत सारे वाकयात हुए। अगर आपको याद हो, बॉर्डर पार करते हुए गोलियां चलाई गई और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कई जो पाकिस्तानी थे वो इस तरह जाबाक हुए, कश्तियों में गए। पहली दफ़ा नहीं, बहुत मुतअद्दिद मरतबा हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी फेडरल और इस तरह की हुकूमतें जो सूबाई हैं वो आंखें बंद करके रखेंगी, आपको मालूम होगा कि गुजरात और कश्मीर से ये लोगों को लेकर जाते हैं और लोग किस तरह अपने बच्चों का जो पैसे होते हैं, उनकी शादियों के, उनकी एजुकेशन के, उनकी हेल्थ के, वो देकर इसलिए बाहर जाते हैं कि वो अपने ख़ानदान को खुशहाल रख सकें। मैं समझता हूं, अगर आप इससे एग्री करें या ना करें, कि ये जो हमारी हुकूमतें हैं ये उनकी नेगलिजेंस है, मुजरिमाना गफलत है, जिसकी वजह से ये वाक़यात बढ़ते चले जाते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कौम की कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं हम सोच भी मनाते हैं, हम गम और गुस्से का इजहार ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए मुझे बताइए क्या ठोस इक़दाम हुकूमतों की जानिब से नज़र आए हैं? मुझे तो कतन नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं भी ये 20-22 बरस से ये देखता चला आ रहा हूँ। राज साहब, अब इस पर क्या, कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या चीज़ों के ऊपर जो है प्रोसेस किया जा रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम इस किस्म का वाकया जो है वो ना पेश आया जा सके? आप देखें, आप मेरी बात सुने। गुजारिश ये है कि मैंने पहले आपको एक बात की है ना कि या तो गवर्नमेंट तो तब काम कर सकती है ना कि कोई ऑफिसेज हो इन लोगों के,
ये लोग उनके मुताबिक काम कर रहे हों, कोई ऑफिस खुले हों, कोई लीगल कोई इनकी कोई चीज किसी जगह पे मौजूद हो, ये फोन पे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। रियाज साहब, इलीगल चीजें छुप छुपा कर ही होती है ना। अगर ऑफिस खोल के काम करना था तो फिर तो वो लीगली ऑपरेट कर लेते हैं, फिर तो एजेंट्स तो वो कर ही रहे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ कि जब चीजें किसी फॉर्मेट में आती हैं, कोई इतलात किसी चीज की मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ठीक है ना। ठीक है। अब चूंकि ये पहला वाक़ा आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ, आज़ाद कश्मीर के लोग जो जाते रहे इससे पहले गए भी हैं, शायद सैकड़ों के हिसाब से गए होंगे, लेकिन जो अभी हमें चूंकि इसका कोई इल्म नहीं है, जाने वाला भी खामोशी से जा रहा है और ले जाने वाला भी खामोशी से जा रहा है। ये उनके दरमियान, दो बंदों के दरमियान डील हो रही है, ठीक है। अब ये भी अगर ये वाक़ा ना होता तो हमें सबको किसका पता चलता कि धरने से कितने लोग गए, खुरटे से कितने लोग गए या बाकी जगहों से कितने लोग गए, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल का एक फेल है जो इंडिविजुअल के साथ कर रहा है। अब इशू ये है कि अभी चूंकि जो चीजें हमारे नोटिस में आई हैं, ठीक, अल्लाह के फजल करम से एक बात बिल्कुल क्लियरली आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अभी जो लीगल जो लोग बैठे हुए हैं वो वही काम करेंगे, इलीगल इंशाल्लाह कोई काम नहीं करेगा। हमने ऑपरेशन इनका शुरू कर दिया है, हमारे पास किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, किसी की कोई एप्लीकेशन पे हमने कार्रवाई नहीं की, हमने जिम्मेदारी मुकदमा दी है। बिल्कुल सही। लेकिन रियाज साहब, यहाँ पे सबसे एक मेन टेक्निकल क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर यहाँ से लोग दुबई लीगली जा रहे हैं तो उसके बाद फिर आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे ट्रैकेबिलिटी रखेगी कि यहाँ से लोग जो जा रहे हैं वो आगे जाए किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। फिर इसलिए तो मुस्लिम ममालिक हमारी एंट्री के ऊपर पाबंदी भी लगाते हैं। ये देखिए ना मुगल साहब, जरा आप भी इस पर रोशनी फरमा दीजिएगा कि जब यहाँ से जाते हैं ना, लेट्स सपोज जैसे मुगल साहब ने फरमाया कि दुबई से लीबिया और ये सारा लीगल प्रोसेस होता है, ये वो सारी बारगेन का एक हिस्सा होता है कि आपने दुबई जाना है, दुबई से आपने मिस्र से लीबिया, फिर आपको बोट्स के ज़रिए गश्तियों के ज़रिए आपको आगे भेजा जाएगा। ये सारा कुछ यहीं से तय होकर जाता है। रियासत सवाल तो ये पैदा होता है कि हमने बहैसियत कौम इस सारे सानिए को आइंदा रोकने के लिए क्या इकदाम करने हैं, बीइंग पाकिस्तानी रियासत भी और हमने शहरियों ने भी। इस पर आप ज़रा रोशनी फरमाइए कि कैसे इस तरह के इकदाम की रोकथाम की जा सकती है। अच्छा, इस तरह है ना कि इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट को ही काम नहीं करना, जी, बल्कि जिस सोसाइटी के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं उस सोसाइटी को भी अपना पार्ट प्ले करना है ना। बिल्कुल सही फरमाया। अब आप मुझे बताएं कि मसलन एक इलाके में एक आदमी कर रहा है काम और खामोशी से लोग उसके साथ डील कर रहे हैं, उसकी इतला कोई नहीं है, तो अब जाहिर है हर एक मोहल्ले में, हर एक गाँव में कोई एक आदमी सरकारी तो बैठा हुआ नहीं है कि वो नोट कर रहा है कि कोई क्या कर रहा है। इस हवाले से आप ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर हम सब लोगों को अपना अपना पार्ट प्ले करना है, इंतजामिया को भी करना है और पब्लिक को भी करना है। इस तरह के जो लोग जो पब्लिक को धोखा दे के लेके जा रहे हैं और पब्लिक रजामंदी से जा रही है, जबरदस्ती कोई उनको नहीं लेके जा रहा। अब जाहिर है उनको सोने ख्वाब दिखाते हैं जी कि यूरोप जा रहे हैं, यूरोप में जाके ये होगा, ये एडजस्ट हो जाएंगे, ग्रीन कार्ड मिलेगा, व्हाट्सएवर जो भी उनकी फैसिलिटी है उनको वो देते हैं वहां से। तो अब जाहिर है ये एक हादसा हुआ, ये मतलब एक हादसा इस तरह हुआ कि इस तरह से बहुत सारे लोगों को गोलियां भी मारी गई, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस तरह के कोई सीन भी वहां पे हुए। तो अब ये तो चूंकि एक हादसा हुआ और इस हादसे के बाद हमें चीजें जब डिग आउट हुई, हमारे सामने आई हैं, तो हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। दुरुस्त, ठीक है। पॉइंट इसमें हम तो अपनी हदूद में इंशाल्लाह, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा कि मैंने तो डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह के फजल करम से मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने ये इलीगल जितने लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दी है। ये अच्छी बात है, चले देर आए दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ मारिया कि जो हमारा FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देखिए ये बुनियादी तौर पर उनका काम है। बिल्कुल। आप अगर पोलिटिसाइज कर देंगे तमाम इदारों को और FIA अगर पॉलिटिकल लोगों को पकड़ने में और उन पर केसेस बनाने में मसरूफ़ रहेगी, तो मुझे बताएं इस तरह के जो अलमिया होते हैं इनको कैसे रोका जाएगा। देखिए इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए एजेंसीज कायम की जाती हैं, लीगल काम तो प्रॉपर तरीके से होता है, कानून के मुताबिक होता है। तो बुनियादी तौर पर ये जो काम है ये FIA का, और FIA के अफसरान से नीचे तक ये सारे जानते हैं कि कहाँ से ये ऑपरेट किया जाता है और कहाँ से कमेटी बनाई गई है, जो इंक्वायरी कमेटी बनाएगी, आपको लगता है कि ये बाकी कमेटी तरह से फिर कमेटी रह जाएगी? आप देखें ना, जब भी हमारे यहाँ कोई इस तरह के इंसिडेंट होते हैं फौरी तौर पर कमेटी कायम कर दी जाती है। कमेटी क्या करेगी? इसी वाक़े की
जो तहकीकात करेगी कि किस तरह के। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि FIA जो है उसे पता है गुजरात, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर कहाँ कहाँ से ये जो स्मगलर्स हैं ऑपरेट करते हैं। ये बात दुरुस्त है मुगल साहब की कि लोग खामोशी से ये काम करते हैं, लेकिन इदारों का क्या काम है? देखिए ये FIA का क्या काम है? कुछ लोग भी तो FIA के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जब देखिए ये हैं। डेफिनेटली होते हैं। जब आप इमिग्रेशन करवाते हैं वहाँ पर उन्हें पता होता है कि ये फलां बंदे के रेफरेंस से ये बंदा जा रहा है और ये दुबई से फलां जगह पर जाएगा, इसको यूरोप में इस तरह भेजा जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन इदारों में जो लोग हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, जो सहूलतकार हैं ऐसे स्मगलर्स के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो मैं समझता हूँ कि इन स्मगलर्स के हाथ रोके जा सकेंगे। बुनियादी तौर पर हमें अपने इदारों को मजबूत करना है और इदारों में जो ऐसे लोग हैं उनके हाथों को रोकना है जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आते हैं। हमें ऐसे हादसा को, ऐसे अलमिया को रोकने के लिए बीइंग ए पाकिस्तानी हमें भी किरदार अदा करना है। हमें सिर्फ FIA एडमिनिस्ट्रेटर पर या गवर्नमेंट पर भी नहीं छोड़ देना। हमें हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे लोग नजर आते हैं तो हमें, हमारा ये फर्ज है कि हम उनको आइडेंटिफाई करें और जो मुतलका इदारे हैं उनको बता दें कम से कम कि ये लोग ऑपरेट यहाँ से कर रहे हैं। खैर हमें ऑपरेट इनको बताने से पहले इन लोगों को ऑलरेडी मालूम होता है। हमें सिर्फ ये सोचना है, हुकूमत को ये काम करने की जरूरत है कि इन लोगों को जो इदारों में बैठे हुए हैं इनको जो कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोकना है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब ये अफसोसनाक वाकया पेश तो आ चुका है। बाकी रियाज साहब आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। अब आपको चैलेंजेस किस किस्म के आ रहे हैं जो जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि आप इस तरह के जो लोग हैं जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा तेज से प्रोसेस जो है वो हो सके? अच्छा ये है कि एक बात मैं आपसे पहले आपको थोड़ा सा इंटीमेट करूं कि बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कानून है ये आजाद कश्मीर के अंदर अडॉप्ट नहीं है, ठीक है। ये चूंकि इसको FIA डील करती है और हम ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ही कार्रवाई कर सकते हैं जो रेलिवेंट सेक्शन है उनमें करते हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी चूंकि मैं समझता हूँ कि गुजरांवाले में FIA ने एक साजिद नाम के बंदे को उठाया हुआ है जो इस सेटअप का मेन किरदार है। उसको उन्होंने उठाया हुआ, कराची से उठाया उन्होंने, ठीक है। अब चूंकि उसके हवाले से जो चीजें हमने, मैं वो डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी मैं मतलब ऑनलाइन हूँ, मैं उनको कहता रहता हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और जो भी हेल्प हमसे चाहिए हम आपको देंगे और कोशिश ये करें कि आपसे जो हमें चाहिए वो आप हमें हेल्प आउट करें। तो उन्होंने मुझसे वादा तो किया हुआ है लेकिन अभी तक चूंकि 2-3 चीजें हमें हमारी एक्सेस में नहीं आ रही। एक तो ये है कि वर्षा के DNA, क्योंकि डेड बॉडियों के अभी तो जाहिर है DNA जब तक नहीं होगा तो वो डेड बॉडी शिनाख्त भी नहीं होंगी। हाँ, ठीक हो गया। उसमें चूंकि DNA यहाँ के वर्षा के DNA वहाँ जाएंगे तो उसके बाद वहाँ DNA जब मैच होगा तो उसके बाद डेड बॉडी का पता चलेगा। ठीक हो गया, पॉइंट एक। हाँ, डेड तो वर्षा को डेड बॉडियां मिल जाती है ना, ठीक है ना, तो फिर आप समझ लें कि कुछ ना कुछ उनको थोड़ा सा तसल्ली उनको हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो पूरी जिंदगी वो इस कर्ब में रहेंगे। अब देखें ना, ज़ाहिर अपने प्यारों को अगर अपने हाथ से दफन कर दिया जाए तो सुकून भी आ जाता है, तसल्ली भी मिल जाती है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि अगर उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिलेंगी, वो तदफीन नहीं कर पाएंगे तो ये सारी ज़िंदगी खलश रहेगी मर्द दम तक। तो हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बीइंग पाकिस्तानी ऐसे इक़दाम कर सकें कि हम ऐसे क्राइम को, ऐसे जराइम को, ऐसे हादसा को रोक सकें। क्योंकि ये बड़ा आसान होता है कि हम जो सूबाई हुकूमतें हैं उन पर उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है और हमने इसको पूरा भी करना है। ब्रेक का टाइम है। बहुत शुक्रिया SSP कोटली आज़ाद कश्मीर रियाज मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। एक आज स्पेशल रिपोर्ट जो है वो हमने तैयार किया, उसको ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ ही रहेगा। इंतहाई अफसोसनाक भारतीय अफवाज में खुदकुशियां जो हैं वो उरूज पर देखी जा रही हैं। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हर तीसरे रोज़ में एक खुदकुशी जो है वो की जाती है। अनवर रज़ा साहब, ये किस किस्म का कल्चर जो है वहाँ पे परवान चढ़ रहा है? इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है भारतीय फौज के अंदर? मारिया, पहली बुनियादी बात तो ये है कि जब आप अपने घर से दूर रहते हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं तो आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं और आप बेरहमी की तरफ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंसानी अलमिया ये है कि आप नफसियाती तौर पर इसलिए भी बड़े वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जब आप मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और ज़्यादती करते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, डेफिनेटली आप इंसान हैं, आपके दिल पर असर करते हैं, आप उसका इजहार
करें या ना करें। तीसरी बात यह है कि भारत का जो चेहरा अब से नहीं, बहुत पहले से दुनिया देखती चली आ रही है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वो करते चले आ रहे हैं, ख़वातीन की इज़्ज़तों को जिस तरह पामाल किया जा रहा है वो आपके सामने है। अब हम नहीं ये बात कर रहे, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की ख़वातीन एहलकार बता रही हैं कि वहाँ पर किस तरह उन पर जुल्म किया जाता है, सिर्फ उनको इंटरटेनमेंट के लिए अफवाज में भर्ती किया जाता है। ये है भारत का असल चेहरा। पार्टीज अटेंड करना तो नॉर्मल बात रही ना। आप देखिए जबरदस्ती भी करवाई जाती हैं, फिर आपको हरास किया जाता है, आपको फिजिकली हरास किया जाता है। ये है भारत का असल चेहरा जो दुनिया के सामने आना चाहिए, आता भी है, लेकिन मसलतन दुनिया खामोश है। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके अपने लोग बोलना शुरू हो गए हैं, बताना शुरू हो गए हैं कि भारत का जो चेहरा है ये मकरू चेहरा है, जिससे उसने दुनिया को जो बेवकूफ़ बनाया हुआ है। एक तो उनका सॉफ्ट इमेज है और एक उनका जो असल चेहरा है वो अब ये उनके अपने लोग सामने ला रहे हैं। मजबूरी क्या है कि लोगों ने ट्रेड करनी है, उनके साथ तिजारत करनी है। भारत एक बड़ा बिजनेस हब है, वहाँ पर लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं, ममालिक के अपने मफादात हैं, लेकिन जो इंसानी हकूक़ के अलम बरदार ममालिक हैं, अब उनको ये सोचना होगा कि भारत में जिस तरह अक़लियतों पर जुल्म सितम किए जाते हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस में ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ की जाती हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ जिस तरह वहाँ पर अक़लियतों के साथ जुल्म रवा रखा जाता है, इस पर लोगों को अब बोलना होगा। दुनिया बोले ना बोले, वहाँ पर जो लोग हैं वो अब हक के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या जुल्म हो रहे हैं। अब तक 800 से ज़ायद ऑफिसर्स खुदकुशी कर चुके हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। देखिए मारिया, लोग मकबूजा कश्मीर में जाने को तैयार नहीं। आप उनको जो मर्जी इंसेंटिव दीजिए, लोगों को पता है, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है कि वहाँ पर रहना कितना मुश्किल है, और वो ये भी जानते हैं कि वो जुल्म और सितम ढा रहे हैं। इतनी बड़ी भारतीय फौज के सामने निडर कश्मीरी किस तरह आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखिए मैंने एक विजुअल्स देखा था, उसमें एक निहत्ता कश्मीरी जो है नौजवान, वो इंडियन कोई 7 से 8 उनके पास गन्स भी थी, उनके सामने कह रहा था सीना तान के कि मुझे गोली मारो, मारो मुझे गोली। और किसी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो 8 के 8 वहाँ जूं के तू उन्हें धकेल रहे थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि उसे गोली मारे। देखिए सबसे ज़्यादा आपको अपनी जान अजीज़ होती है, जब अपनी जान आप हथेली पर रख कर निकल आते हैं तो फिर आप उस शख्स को कैसे रोक सकते हैं। दूसरी बात, हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं कि खुदकुशियां हो क्यों रही हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार हैं, जो अफसरान हैं भारतीय, वो ज़हनी मरीज हो चुके हैं मकबूजा कश्मीर में रह कर, वहाँ पर जुल्म सितम कर करके। वहाँ पर देखिए वो इंसान है, ज्यादातर उन्हीं ऑफिसर्स से पेश आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर जिनका ताल्लुक है। जी डेफिनेटली वो अपने घरों से दूर है। और फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।